हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी 11th क्लास की एनसीईआरटी फिजिक्स का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें हम चैप्टर 3 सरल रेखा में गति पढ़ रहे हैं। तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारा आज का टॉपिक रहेगा समाकलन विधि से गति के तृतीय समीकरण का निगमन। ठीक है, समाकलन विधि से हम गति के प्रथम और द्वितीय समीकरण का निगमन कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो आप पहले वो समीकरण जरूर देखें, इसके बाद ही आपको ये तृतीय समीकरण समझ में आएगा, वरना कुछ नहीं आएगा। तो चलिए देखिए, ज्यादा समय ना लेते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारा भैया टॉपिक है समाकलन विधि से गति का तृतीय समीकरण का निगमन। ठीक है, समाकलन विधि से हम आज गति के तृतीय समीकरण का निगमन करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए बेटा, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि गति का तृतीय समीकरण होता क्या है। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, जहां v क्या है अंतिम वेग है, u क्या है प्रारंभिक वेग है, a का है बेटा त्वरण है, और s क्या है बस विस्थापन है, वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन। ठीक है, तो आपको ये समीकरण पता होना चाहिए कि समीकरण है क्या। ओके, चलिए अब देखते हैं हम। सही आ रहा है? हाँ ठीक है, देखिए तो हम करेंगे इसका समीकरण का निगमन कैसे करेंगे। देखिए, मान के चलो कि कोई वस्तु है जो t बराबर 0 समय पर, ठीक है ना, कोई वस्तु है जो t बराबर 0 समय पर, उसका वेग क्या है, प्रारंभिक वेग u है। प्रारंभिक वेग क्या है, u है। t बराबर 0 समय पर प्रारंभिक वेग क्या है, वस्तु का u है, और विस्थापन क्या है, 0 है। जैसे ये बताइए कि मान के चलो कि समय t बराबर 0 है, आपने कोई समय नहीं दिया, ठीक है ना। जब समय नहीं दिया तो 0 समय पर वस्तु कैसी होगी, ब्रह्मावस्था में होगी। 0 समय पर वस्तु कैसी होगी, ब्रह्मावस्था में होगी। तो जिसका प्रारंभिक वेग क्या कहेंगे, हम u कहेंगे कि इसका प्रारंभिक वेग क्या है, u है। और जब आप उसको t समय लगाओगे, ठीक है ना, यानी t बराबर कितना समय दोगे आप, t समय दोगे, तो अंतिम वेग यानी वस्तु क्या करेगी, ब्रह्मावस्था से गति अवस्था में आएगी, गति करेगी, और उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। और जब वेग v हो जाएगा तो वह कोई ना कोई विस्थापन, कोई ना कोई दूरी तो तय करेगी कि नहीं करेगी। तो हम कहेंगे कि उसका विस्थापन है वो क्या है, s है। विस्थापन कितना हो गया, s का s हो गया। तो ऐसा आपको लिखना है। ठीक है, तो भाषा आपको वही लिखना है जो दूसरे समीकरण में लिखी थी। दूसरे समीकरण की भाषा लिख लोगे ना। द्वितीय समीकरण की भाषा लिखना है कि माना कि t बराबर 0 समय पर किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u, विस्थापन क्या है, 0 है, तथा t बराबर t समय पर वस्तु का अंतिम वेग v और विस्थापन s हो जाता है यदि वस्तु का एक समान त्वरण क्या हो, a हो। तो यदि वस्तु का एक समान त्वरण a हो तो समझ में आएगा कि नहीं आएगा, आई बात समझ में कि नहीं। क्या लिखना है भैया, माना कि किसी वस्तु का प्रारंभिक t बराबर 0 समय पर वेग क्या है, प्रारंभिक वेग u है, ठीक है ना, तथा विस्थापन क्या है, 0 है। t बराबर t समय पर वस्तु का अंतिम वेग v तथा विस्थापन कितना, s हो जाता है। क्लियर है। फिर लिखना है, फिर इसके बाद क्या लिखना है आपको, यदि वस्तु का एक समान त्वरण, यदि वस्तु का एक समान त्वरण कितना हो, a हो। तो यदि वस्तु का एक समान त्वरण कितना हो, a हो, तब इसमें आपको तीसरे समीकरण में त्वरण का ही फॉर्मूला लगाना है। त्वरण का लगाया ना है, त्वरण का फॉर्मूला लगाना है। त्वरण a बराबर क्या होता है पता है आपको, वेग में परिवर्तन, यानी dv अपॉन कितना हो जाएगा, dt। इतना ही होगा। देखो, वेग में परिवर्तन को क्या बोलते हैं, हम dv बोलते हैं, और समय अंतराल को क्या बोलते हैं, dt बोलते हैं। हमने पहले दूसरे समीकरण में आपको बता दिया है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि पहला दूसरे समीकरण आप पहले जरूर देख लें, इसके बाद इसको देखें, ठीक है ना। तो a इक्वल टू कितना होता है, dv अपॉन dt होता है कि नहीं। a बराबर कितना होता है, dv अपॉन dt। dv क्या है, वेग में परिवर्तन, और t क्या है, dt समय में समय अंतराल। ठीक है, अब क्या करना है बेटा कि dv अपॉन dt के अंश और हर में, dv अपॉन dt के अंश और हर में आपको dx से क्या करना है, गुणा करना है। dx से आपको अंश में गुणा करना है, और dx से कहाँ करना है, आपको हर में गुणा करना है। ठीक है, अब क्यों करना है, अभी थोड़ी देर बाद आपको रीजन पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो इतना ध्यान रखें, यहाँ पे क्या करेंगे हम, गुणे
आपको क्या करना है, dx अपॉन कितना हो जाएगा, dx। क्लियर। देखो अंश में ऊपर हमने dx से गुणा कर दिया और नीचे भी क्या कर दिया, dx से गुणा कर दिया। क्या लिख दियो, जोड़ने पर या गुणा करने पर। तो a बराबर कितना हो जाएगा, अब देखो ये dt है, इस dt को यहां लाओ और इस dx को कहां ले जाओ, यहां पे। ठीक है ना। तो क्या होगा, dv के बटे किसको ला रहे हैं हम, dx को ला रहे हैं। dv के बटे किसको ला रहे हैं, dx को ला रहे हैं, इंटू या गुणा लगा दो, और dx के बटे में किसको ला रहे हैं हम, dt को ला रहे हैं। dx अपन किसको ला रहे हैं हम, dt को। अब देखो हमने गुणा क्यों किया था, हमारे पास ऊपर एक dx आ गया, तो dx बटे dt आ गया कि नहीं। ये किसका सूत्र है, वेग का सूत्र है। dx अपॉन dt किसका सूत्र है, वेग का। क्योंकि वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे क्या होता है, समय। तो ये वेग कर हमें यहाँ पे वेग बनाना था, इसलिए हमने किया था। क्लियर है। वो तो रहेगा, वो रहेगा, लेकिन ये dx अपॉन dt भी आएगा कि नहीं आएगा, वो d भी है, यहाँ पे भी आएगा। तो हमें भी चाहिए था, इसलिए हमने ऐसा किया। समझ में आई कि नहीं आई। और देखो अंश और हर में हमने गुणा क्यों किया, हमें ऊपर जरूरत है अंश में, तो ऊपर ही कर देते हम गुणा। तो कोई भी चीज हो, जब आप किसी चीज का अंश में गुणा कर रहे हो तो हर में भी गुणा करना पड़ेगा, ये मैथ का नियम होता है। अगर आप लेफ्ट साइड में कुछ जोड़ रहे हैं तो उतना ही आपको राइट साइड में भी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये मैथ के नियम होते हैं। जो भी करना है दोनों पक्षों में करो या अंश और हर में करो, एक कहीं पे नहीं कर सकते हो आप सोचोगे हम अंश में कुछ कर रहे हैं, हर में कुछ नहीं किया, तो ऐसा नहीं होता है। क्लियर है। इसलिए और एक चीज और है कि ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर बाद में हल भी करें हम, काटे पीटे तो ज्यों का त्यों आना चाहिए। जैसे हमने dx बाई dx का गुणा किया तो dx से dx कट जाएगा, तो क्या बचेगा, वही तो बचेगा dv अपॉन dt। ठीक है, मतलब हल करने के बाद उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ऐसा आपको मान ऐसा लिखना पड़ता है, ऐसा गुणा भाग करना पड़ता है। ठीक है। अब देखो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a इक्वल टू कितना है हमारे पास, dv है, अपॉन कितना है, dx है, इंटू, और आपको पता है dx अपॉन dt क्या होता है, v। तो यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल V। ठीक है। साइड में आप लिख सकते हो कि चूंकि dx अपॉन dt बराबर होता क्या है, v। ठीक है, इसलिए आ गया, आप साइड में लिख भी सकते हो, v आ गया। अब आपको क्या करना है, ये dx है, इस dx का यहाँ पे गुणा कर देना है a में। वन मिनट, 1 सेकेंड, dx अपॉन dt। ठीक है, लो ध्यान नहीं रहा होगा। देखो अब क्या करना है आपको, ये dx है, इस dx का यहाँ पे क्या कर देना है, गुणा। ठीक है, भाग में है ना, तो ये कितना आएगा आपका, a इंटू dx बराबर, अच्छा ऐसा करो, v को पहले लिखो और इंटू क्या कर दो, dv। क्लियर, v इंटू कितना कर दो, dv, और समीकरण नंबर कितना दे दो इसको, फर्स्ट। क्लियर है। अब भैया समीकरण फर्स्ट के दोनों पक्षों का क्या कर दो, समाकलन। समीकरण 1 के दोनों पक्षों का इंट्रीकेशन कर दो। ठीक है ना, समाकलन करेंगे, इंट्रीकेशन करेंगे, तो क्या आएगा जी, तो यहाँ पे आपको लिख देना है समीकरण 1 के दोनों पक्षों का a इंटू कितना हो जाएगा आपका dx। ठीक है, और आप लिमिट लगाइए, बराबर लिमिट नहीं सॉरी समाकलन लगाओ अभी, बार लिमिट, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, v इंटू dv। ठीक है ना, और यहाँ पे भी क्या लगाइए, समाकलन। क्लियर। अब देखो ए तो क्या है, त्वरण है, और त्वरण कैसी होती है, एक समान यानी कांस्टेंट, तो त्वरण तो बाहर निकल जाएगी। फिर बच क्या रहा है आपके पास, dx। dx क्या है, विस्थापन। dx क्या है, विस्थापन, और विस्थापन अपने पास दो है ना विस्थापन। t बराबर 0 समय पर विस्थापन क्या है, 0 है, और t बराबर t समय विस्थापन क्या है, s है। जब दो विस्थापन है तो उसी की क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी। ठीक है ना, हाँ, तो लिमिट हो जाएगी आपकी 0 से कहां तक, s तक। क्लियर है, बराबर। ये देखो v इंटू डी v क्या है भैया, अंतिम वेग, और अंतिम वेग कभी निश्चित कांस्टेंट नहीं होता है, हमने कल भी बताया था। प्रारंभिक वेग तो कांस्टेंट होता है, लेकिन अंतिम वेग कांस्टेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जैसा ज्यों-ज्यों समय बढ़ेगा त्यों-त्यों वेग भी क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इसलिए कांस्टेंट नहीं होता है। तो वेग कांस्टेंट नहीं है, तो वेग भी अपने पास कितने प्रकार के हैं, दो, एक u है प्रारंभिक है, और एक क्या है, v है। तो इन दोनों की क्या लग जाएगी, लिमिट, क्योंकि प्रारंभिक वेग क्या है, u है, तो u तो आपको 0 भी हो सकता कि नहीं, क्योंकि जब t बराबर 0 समय है यानी वस्तु क्या है, ब्रह्मावस्था में है।
है कि नहीं। और जब वस्तु विरामावस्था में है तो प्रारंभिक वेग u का मान क्या होगा 0। तो वो है पहले का अंतिम वेग जो v है वो बढ़ता जाएगा, तो u छोटा है और v क्या है बड़ा है, तो u आएगी आपकी निम्न सीमा में और v कहाँ आएगा उच्च सीमा में। तो यहाँ पे बन जाएगा लिमिट आपका u से कहाँ तक v तक। क्लियर है। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ पे a कांस्टेंट है तो a को कहाँ निकाल दो बाहर, a को क्या निकाल दो भैया बाहर निकाल दो, इंटू इधर क्या बचेगा आपका dx बचेगा और लिमिट हो गई 0 से s तक। बताइए ये चीज आ रही का वीडियो में, फिर से नीचे नहीं आएगा, नीचे भी आए इतने तक आओ, लेकिन इतने से आप चलो एक ही रहने दो। अब देखो यहाँ क्या करना है v इंटू डी बी, इसको भी ज्यों कहता हूँ लिख दो, ठीक है, इसको ज्यों कहता हूँ लिख दो, अभी जी आ जाएगा v इंटू डी बी, अभी बाद में लगाएं स्टेप समान हो जाए, ठीक है। अब बाहर तो निकलना नहीं है, तो ये कितना आ गया u से v तक। अब बताओ dx का समाकलन कितना होता है, सूत्र तो सीखे है ना आपने, dx का समाकलन कितना होता है x होता है, ठीक है। तो जी आएगा आपका x आएगा और लिमिट क्या रहेगी 0 से कहां तक s तक बराबर, ठीक है। अब हैं ये आगे लो आगे है ना, ये हाथ हो गए, चलो जी कितना है v इंटू डी बी। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा x की पावर n का, हाँ देखो सूत्र देख लो, अब सूत्र कौन सा होता है, सूत्र होता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन कितना होता है n प्लस 1। ये फॉर्मूला लगना है। यहाँ पे एक चीज खा गए हम, क्या dx, यहाँ पे देखो ये सूत्र ऐसा होता है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इंटू कितना होता dx, ठीक है, ये सूत्र लगना है, राइट। अब इधर x की पावर n है तो इधर देखो आप v की पावर कछु नहीं है तो कितनी मानी जाए 1, v की पावर कुछ नहीं है तो कितना माना जाएगा 1। अब v की पावर 1 माना जाएगा, इधर x की पावर n है तो तुलना करो तो n की जगह पे कितना आएगा 1, n बराबर 1 है। तो अब इस सूत्र में जहां जहां कौन से में इस वाले सूत्र में, इस वाले सूत्र में जहां जहां n है वहां वहां क्या रख दो आप 1 रख दो, 1 रख दो। v की पावर कितना है, इधर x की पावर कितनी है 1 है, तो n बराबर कितना कौन हो n बराबर 1 कहलाएगा। अब इस सूत्र में जितने जितने n हो तो 1 नहीं रखने हैं, एक चीज को 10 कल भी बता चुके। चलो तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी आएगा आपका कोष्टक चालू v की पावर 1 प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 और समाकलन हो गया तो dv खत्म, ठीक है, dv खत्म और लिमिट कितना आएगा u से लेके कहां तक v तक। क्लियर है। चलिए आगे देखिए, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप चारों लिमिट रख सकते हो, अभी नहीं रखना तो अभी रहने दो, a ज्यों करता हूँ, ठीक है, x ज्यों करता हूँ, है सही है, अभी नहीं रख रहे हम बराबर। ये कितना हो जाएगा v की पावर 1 और 1 2, v स्क्वायर और बटे 1 और 1 कितने हो गए 2, ठीक है, और लिमिट कितनी हो जाएगी u से लेके v तक। क्लियर है। अब आप देखिए, अब रखेंगे हम लिमिट, तो यहाँ पे लिमिट का फॉर्मूला होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी अपर लिमिट माइनस क्या होती है लोअर लिमिट, ठीक है। तो एक बार रखेंगे हम x के स्थान पर s और दूसरी बार माइनस लगाएंगे बीच में और फिर s के स्थान पर क्या रखेंगे 0, यानी एक बार क्या रखना है आपको s रखना है माइनस लगाना और एक बार क्या रखना है 0, ठीक है, और a आपका ज्यों का त्यों आ जाएगा, ठीक है बराबर। इधर देखिए 1/2 बाहर निकाल दो, 1/2 कहाँ निकाल दो बाहर निकाल दो फिलहाल में, ठीक है ना। क्या बचा आपके पास v स्क्वायर बचा, तो एक बार v की जगह पे v ही रखना और एक बार v की जगह पे क्या रखना है u रखना है और बीच में क्या लगेगा माइनस। तो ये क्या आएगा आपका ब्रैकेट चालू और ये आएगा v स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा u स्क्वायर। क्लियर है भैया। एक बार रखना है v के स्थान पर v और एक बार रखना है v के स्थान पर u,
और बीच में लगना है माइनस, क्योंकि अपर लिमिट माइनस क्या होती है, लोअर लिमिट, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, ऊपर वाली उच्च कहलाती है, नीचे वाली निम्न कहलाती है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो सिंपली क्या 1/2 है, यानी 2 काय में है, भाग में है, तो 2 का इधर गुणा होगा, है ना। तो 2 का गुणा काय में होगा, ए में होगा, तो जी आएगा आपका 2a, और s में से 0 गया, कितना बचा, s, तो 2as हो गया बराबर। इधर अब जो गुणा तो इसमें हो गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, सीधा बचा आपका क्या बचा, v² और माइनस क्या आ गया, u², इतना ही बचा। हमने किया क्या है, यहाँ पे फिर से देख लो, जो 1/2 बाहर निकाल लेते, 2 बटे में है, a में गुणा होगा तो कितना बन जाएगा 2a, और s में से 0 चला गया तो क्या बचा, s बचा, तो 2as बन गया बराबर। इधर देखो v² माइनस u² बचा, वो लिख दिया। अब u² का है माइनस का, उस साइड ले जाओ तो का बन जाएगा, प्लस का। ठीक है, तो जी आएगा आपका u² और प्लस कितना हो जाएगा 2as बराबर क्या आएगा v²। ठीक है, या अब इसको सीधा करके लिख दो, तो v² बराबर कितना होगा u² और प्लस 2as। कहाँ, हाँ हाँ हट, सो ई पे स्क्वायर नहीं, सो स्क्वायर कहाँ जाएगा, लिमिट तो रखो, लेकिन अगर घात है तो घात भी संगत लेना पड़ेगा, घात थोड़ी हट जाए। मतलब सुनो, घात तो आपकी बेइरत ई अक्षर की जगह पे का आ जाए, लिमिट आ जाती है। ये जो भी है ना, केवल तो भी की जगह पे भी आए, और एक बार भी की जगह पे का आए यू आए, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर दोनों पे लगेगा, स्क्वायर थोड़ी हटता है, आ गई, स्क्वायर थोड़ी हटता है, स्क्वायर नहीं हटाना है, स्क्वायर हटा दो फिर गलती हो जाए। लिमिट का मतलब क्या होता है, लिमिट का मतलब जो होता है कि जो लिमिट है अपनी वो रखो, लेकिन स्क्वायर बटे जो भी है वो जौकटों लिखो। ठीक है, अब हम यहाँ बटे भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या का हमने 1/2 पहले से बाहर निकाल लिया, क्योंकि वहां उस साइड गुणा तो होना है ही। ठीक है, तो हमने इसलिए 1/2 बाहर, क्योंकि क्या को बार बार 2 बार बटे लिखो, है कि नहीं, तो 1/2 को बाहर निकाल लिया, फिर सिंपली 2 का वहां पे गुणा कर दिया। ठीक है, बताओ भाई आप समझ में आई सबकी, किसको नहीं आया समझ में बोलो, पीछे हैं क्या, पीछे आ गया, बोल तो दिया करे। ठीक है, तो इस प्रकार से बेटा ये हमारा समाकलन विधि से गति का तीसरा समीकरण खत्म होगा, समाप्त हो गया है। और इसी क्वेश्चन के साथ साथ हमारा चैप्टर 3 सरल रेखा में गति वो भी खत्म हो गया है। अब करेंगे हम चैप्टर 4 जिसका नाम है समतल में गति, यानी कि अभी आपके 1.5 यूनिट खत्म हुए हैं। कितने यूनिट खत्म हुए हैं, 1.5, क्योंकि पहले यूनिट में था आपके 2 चैप्टर, पहले का नाम था भौतिक जगत और दूसरे का क्या नाम था, मात्रक एवं मापन। तो भौतिक जगत कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, उसके बारे में बस आपको पढ़ना बस है, भाषा ही भाषा है उसके बारे में। ठीक है, तो क्या मतलब भौतिकी क्या है, फिजिक्स के बारे में, इसकी कितनी शाखाएं होती है, तमाम प्रकार के ये परिभाषाएं, तो वो आपको बुक्स में से पढ़ना है, तो हमने ज़्यादा समझाई भी नहीं थी आपको। लेकिन दूसरा चैप्टर इसमें इंपॉर्टेंट होता है, मात्रक एवं मापन, जो हमने पूरा कंप्लीट करवाया आपको। फिर दूसरे चैप्टर में 3 और 4 वो दूसरे यूनिट में है ना, यूनिट 2 यानी इकाई 2 में आपके 2 चैप्टर है, एक तीसरा है सरल रेखा में गति और चौथा क्या है, समतल में गति, है ना। तो दूसरे यूनिट का अभी एक चैप्टर खत्म हुआ सरल रेखा में गति, अभी एक चैप्टर और रह गया है जिसका नाम क्या है, समतल में गति, तो वो भी हम स्टार्ट करवा देंगे जल्दी से जल्दी। ठीक है, अभी आपके 3 चैप्टर खत्म हो चुके हैं। ओके, तो सभी लोग बढ़िया घर पे पढ़िएगा, टाइम से अपना कोर्स कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है ना, और बढ़िया अच्छे तरीके से एग्जाम दीजिएगा और अपनी परसेंटेज भी बनाइएगा। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो बेटा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, जब तक के लिए बाय बाय बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।